नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर में हम अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द और अर्थ का संबंध इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने यहाँ पे ये समझ लिया है कि शब्द और अर्थ का संबंध जो है संयुक्तिक है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पे शब्द होता है वहाँ पे उसका अर्थ होता है, और जहाँ पे अर्थ होता है तो वहाँ पे शब्द होता ही है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में जो भी कुछ बातें बताई है उसमें से यही स्पष्ट होता है कि शब्द और अर्थ को हम विभाजित नहीं कर सकते। इस एक तरफ अर्थ को रखा जाए, दूसरी तरफ शब्द को रखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब शब्द प्रयुक्त होता है तो उसके साथ उसका अर्थ भी प्रयुक्त होता है। तो उस दौरान हमने शब्द की भी परिभाषा देखी है। सार्थक ध्वनियों का समूह मतलब शब्द है, अर्थात शब्द के भीतर वो सार्थक ध्वनियां मौजूद होती है, सार्थक अक्षर मौजूद होते हैं। परिणाम स्वरूप उस शब्द में से कोई ना कोई अर्थ जो है वहां पे स्पष्ट होता है। हमने पुस्तक शब्द का उदाहरण देखा, तो पुस्तक कहने के बाद पढ़ने वाला तथा सुनने वाला जो है तुरंत उसके मस्तिष्क में एक चित्र उभरता है, एक वस्तु उभरती है। सही मायने में पुस्तक का वही अर्थ जो है वहां पे सामने आता है। अर्थात शब्द के साथ जुड़े इन अर्थों का संबंध जो है इस मुद्दे के अंतर्गत हमें विश्लेषण उसका देखना है। और इसको विस्तार से देखते समय हमने देखा कि संस्कृत में एक स्पोर्ट सिद्धांत की बात कही जाती है, और स्पोर्ट सिद्धांत के अंतर्गत जो है वहां पे हम देखते हैं कि शब्द और अर्थ का संबंध किस प्रकार स्थापित होता है, ये बात वहां पे स्पष्ट होती है। शब्द और अर्थ का संबंध हमें देखने के लिए संस्कृत के व्याकरण में जो स्पोर्ट सिद्धांत दिया गया है उसका विवेचन हमें देखना होगा, और उसको हम देख रहे थे। और इसमें हमने देखा कि आचार्य मम्मट जो है उन्होंने भी स्पोर्ट सिद्धांत का संबंध जो है ध्वनि के साथ वहां पे जोड़ा है, अर्थात ध्वनियों के संबंध से वहां पे किस प्रकार अर्थ की निर्मिति होती है, अर्थ का संबंध वहां पे स्थापित होता है। ये बात हमने एक उदाहरण से वहां पे देखी थी। वहां पे एक उदाहरण हमने देखा था कि गाय शब्द है, गाय शब्द में मौजूद जो ध्वनियां हैं उसको लेकर संभावित जो भी कुछ दो स्थितियां वहां पे देखी थी कि वहां पे अर्थ निर्माण होने के पीछे या अर्थ सामने आने के पीछे क्या कारण है। तो गाय शब्द में मौजूद जो ध्वनियां हैं एकदम से वहां पे सामने नहीं आती, क्योंकि गाय का उच्चारण करते समय हम देखते हैं कि ग फिर आ फिर य और उसके बाद अ का उच्चारण हमें करना पड़ता है। इसको क्रमबद्ध रूप से उच्चारित करने के बाद गाय य शब्द जो है सामने आता है, और उसके पश्चात हमें इस गाय शब्द का अर्थ सामने आता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ग कहने से गाय हम समझ लेते हैं। इसलिए स्पोर्ट सिद्धांत के अंतर्गत जो मान्यताएं हैं उसको लेकर वहां पे कुछ बातें स्पष्ट की गई है, और उसको लेकर कुछ तो इस स्पोर्ट सिद्धांत के बारे में अनुमान के तौर पर कुछ दो बातें सामने आई थी, और वो बातें ऐसी थी, देखिए कि इस प्रश्न स्पोर्ट सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि गाय शब्द में जो मौजूद अर्थ है वो मिलजुल कर आने के कारण उसका अर्थ सामने आता है, या क्रमबद्ध रूप से आने के कारण उसका अर्थ सामने आता है। तो दो बातें यहाँ पे स्पष्ट करनी है। इस प्रश्न के दोनों भी संभाव्य उत्तर गलत है। देखिए, यदि यह माने कि सब ध्वनियां मिलकर अर्थ की प्रतीति कराती है, मतलब गाय में मौजूद जो चार ध्वनियां हैं वो सभी ध्वनियां मिलकर जो है अर्थ की प्रतीति कराती है, तो यह वैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं है, क्योंकि इन ध्वनियों का उच्चारण क्रमशः होता है, न कि एक साथ होता है। अर्थात ग आ य अ ये जो क्रमबद्ध रूप से वहां पे उच्चारण होता है, तो इस वजह से ध्वनियां मिलकर आने की बात वहां पे उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, और वैज्ञानिक दृष्टि से ये संभव नहीं है। इन ध्वनियों का उच्चारण क्रमशः होने के कारण जब तक वक्ता आ बोलता है तब तक ग ध्वनि नष्ट होती है, फिर अ बोलता है तब तक ग और आ ध्वनियां जो है नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
ग और आ ध्वनियां नष्ट होने के पश्चात, ऐसा तो नहीं है कि अंतिम य ध्वनि उच्चारित करते करते ये ग आ य और अ उच्चारण करते समय ये एकदम से सामने आती है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्रमबद्ध रूप में क्रमशः वहां पे सामने आने का कारण उसमें से हम कह नहीं सकते कि सभी ध्वनियां मिलकर अर्थ प्रतीत करती है। तो दूसरी संभावना जो है या दूसरा विकल्प जो है स्पोर्ट सिद्धांत के बारे में ये मान्यता बताई जाती है। देखिए, यदि दूसरा विकल्प माने कि ग आ य अ का प्रत्येक वर्ण अर्थबोध कराता है, तो यह भी संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? देखिए, सिर्फ ग कहने से गाय हम समझ नहीं पाते, सिर्फ आ कहने से गाय जो है हम उसका अर्थ ग्रहण नहीं करते। तो संभव ग आ य अ इसमें प्रत्येक वर्ण अर्थबोध नहीं करता, तो यह भी संभव नहीं है। तो फिर एक प्रश्न उभरता है कि ग ध्वनि से अगर गाय अर्थ की प्रतीति होती है तो बाकी आ य अ ये ध्वनियां क्यों लिखी जा रही है, क्यों बोली जा रही है? तात्पर्य यह है कि गाय का अर्थबोध जो है ध्वनियां एक एक करके और न ही मिलजुल कर अर्थबोध कराती है, बल्कि इस प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर ही स्पोर्ट सिद्धांत है। ये जो हम अभी जो दो संभावनाएं देख रहे थे, तो दोनों से हमें ये मालूम हो गया कि न ही ध्वनियों के मिले जुले रूप में वहां पे अर्थबोध होता है और न ही किसी एक स्वतंत्र वर्ण के अर्थ में वहां पे अर्थबोध होता है। तो इस प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर जो है ये स्पोर्ट सिद्धांत देता है। और इस स्पोर्ट सिद्धांत में अर्थ का जो विश्लेषण किया जाता है तो इस प्रकार है। देखिए, इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि पूर्व उच्चारित वर्णों के संस्कार, मतलब ग आ य और अंतिम अ, ये जो अंतिम वर्ण है इसके पहले उच्चारित वर्णों के जो संस्कार है वो अंतिम वर्ण के साथ मिलकर अर्थबोध कराते हैं। जब तक अ का उच्चारण, अंतिम अ का उच्चारण नहीं होता तो पहले की जो उच्चारित की गई जो तीन ध्वनियां हैं, इन तीन ध्वनियों का संबंध चौथी ध्वनि के साथ जुड़ जाता है, तब जाकर वहां पे अर्थबोध होता है। ध्वनियों के संयुक्त संस्कार का नाम ही अर्थ है या शब्द है, ऐसा समझ लीजिएगा। ध्वनियों के संयुक्त संस्कार का नाम ही शब्द है, जिसका अर्थ के साथ स्थायी संबंध होता है। मतलब अर्थ के साथ शब्द का संबंध स्थायी रूप में होता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसके आधार पर कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ परस्पर यादृच्छिक है। यादृच्छिक मतलब जैसी इच्छा हो वैसे हमने उसको स्वीकार किया गया है, जैसे हमें बताया गया वैसे हमने उन शब्दों के अर्थों को ग्रहण किया है। यादृच्छिक से तात्पर्य यह है कि जैसी इच्छा हो, मतलब हमें किसी ने तो अपनी इच्छानुसार बताया, उसी के अनुसार हमने उसको ग्रहण किया। तो देखिए, कुत्ता शब्द है, ये कुत्ता एक पशु है। अब जब हम छोटे थे, इसी पशु को देखकर हम प्रश्न करते हैं कि ये क्या है, तब हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि इसको कुत्ता कहते हैं। तब उन्होंने जो उस पशु के लिए जो नाम दिया, वह कुत्ता शब्द जो है हमने जैसे कि वैसे ग्रहण किया, उसको लेकर हमने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि इसको कुत्ता क्यों कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो है भाषा में जब आ गए हैं और साथ ही साथ हम उसको जानते हैं, उसका बोध होता है, तब ये बोध जो है मूलतः यादृच्छिक रूप में हमने उसको ग्रहण किया होता है। शब्द को अर्थ के रूप में समझने के लिए काव्य शास्त्र के अंतर्गत इसके 8 साधन मान लिए गए हैं। मतलब किसी भी शब्द के साथ किसी भी अर्थ का संबंध जब जुड़ जाता है तो इस संबंध जोड़ने की प्रक्रिया में 8 प्रकार के साधन काम करते हैं। तो काव्य शास्त्र में इन साधनों की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि ध्वनि सिद्धांत जो है, उस ध्वनि सिद्धांत में भी यहाँ पे इसका विश्लेषण देखने को मिलता है। और शब्द और अर्थ के संबंध को स्पष्ट करने के लिए इन 8 साधनों का वहाँ पे उपयोग होता है। और वहाँ पे ये बात स्पष्ट की जाती है कि इन साधनों के माध्यम से ही किसी भी शब्द का अर्थ जो है उस शब्द के साथ जुड़ जाता है। तो आपको ये स्पोर्ट सिद्धांत समझ में आया होगा कि स्पोर्ट सिद्धांत में वही बात बताई गई है कि न ही क्रमबद्ध रूप में उच्चारित होने के कारण अर्थ सामने आता है और न ही विशिष्ट वर्ण जो है या स्वतंत्र वर्ण जो है वो अर्थ सामने लाता है। तो ये स्पोर्ट सिद्धांत की मान्यता ये मानती है, या उसमें ये स्पष्ट कहा गया है
कि अंतिम वर्ण के साथ पहले उच्चारित वर्ण का संस्कार हो जाता है, मतलब वो अंतिम वर्ण के साथ पहले उच्चारित ध्वनियां मिलजुल कर संयुक्तिक रूप में सामने आती है, तब जाकर उसका अर्थ सामने आता है। तो इस तरह से वहां पे बात सामने आ गई थी कि शब्द का अर्थ जो होता है और उसका संबंध जो है स्थायी रूप में होता है, इसको हम विभक्त नहीं कर सकते। इसके आधार पर वहां पे एक और बात कही गई, शब्द और अर्थ का संबंध जो है परस्पर यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक से तात्पर्य यह है कि हमने जो शब्दों के ग्रहण के लिए, अर्थ के ग्रहण के लिए जो साधन मान्य किए गए हैं, उन साधनों के आधार पर हमने उन शब्दों को ग्रहण किया होता है, समझा होता है। तो इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध जो है यादृच्छिक है, और शब्द का और अर्थ का संबंध क्या है, इसको समझने के लिए काव्य शास्त्र में इसके 8 साधन बताए गए हैं। इन साधनों को भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। शब्द और अर्थ का संबंध इस मध्य के भीतर, ये शब्द और अर्थ के संबंध को स्पष्ट करने वाले जो 8 प्रकार के साधन हैं, इसको हम एक एक करके अब विश्लेषित करने वाले हैं, और उसके आधार पर समझेंगे कि किसी भी शब्द के साथ उसका अर्थ क्यों जुड़ जाता है और क्या कारण है, उसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से उस शब्द का वही अर्थ हम ग्रहण कर लेते हैं। तो 8 प्रकार के साधन हैं। पहला है व्यवहार, दूसरा है आप्त वाक्य, तीसरा है प्रकरण, चौथा है व्याख्या, पांचवा है उपमान, छठा है निकटवर्ती शब्द, सातवां है शेष वाक्य और 8वां है कोश। मतलब कोश, शेष वाक्य, निकटवर्ती शब्द, उपमान, व्याख्या और प्रकरण, आप्त वाक्य, व्यवहार, ये 8 प्रकार के साधन हैं। किसी भी प्रकार के शब्द को उसके अर्थ के साथ इन्हीं के आधार पर वहां पे जोड़ा जाता है। तो इसको हमें थोड़ा सा विस्तार से देखना है। इसको देखने के पश्चात आपको अपने आप जो है शब्द और अर्थ का संबंध किस प्रकार का होता है, ये बातें थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको एक एक करके ये जो 8 प्रकार के साधन है, ये जो 8 प्रकार के साधन है, उसका विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहला शब्द और अर्थ का संबंध में से पहला साधन जो है व्यवहार। तो उसके अंतर्गत थोड़ा सा भाषा वैज्ञानिकों ने जो बातें बताई है उसको थोड़ा सा समझना है। व्यवहार के आधार पर हम बहुत सारे शब्दों को समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कैसे? देखिए, मनुष्य समाज में पलता बढ़ता है, अर्थात मनुष्य का जो विकास है या मनुष्य जो अपनी पूरी जिंदगी जीता है वो पूर्णतः समाज में पलता बढ़ता है। अतः परस्पर विचार विनिमय करता है, मतलब समाज में रहने के कारण एक दूसरे के साथ वार्तालाप करता है, परस्पर विचार विनिमय करता है। लेन देन, संवाद, व्यवहार आदि प्रक्रिया से मनुष्य भाषा के कई शब्दों के अर्थ ग्रहण कर लेता है। मतलब समाज में रहने के कारण, भाषा का व्यवहार करने के कारण, लेन देन करने के कारण, संवाद करने के कारण जो है मनुष्य बहुत सारे भाषा के शब्दों का अर्थ जो है ग्रहण कर लेता है। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले माता पिता से होकर समाज तक चलती है। मतलब कोई छोटा बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो लगभग उम्र की 2-3 साल में वो अपने परिवार से कुछ शब्द जो है बोलने की कोशिश करता है। छोटे बच्चे की वह जो अवस्था है, तो सबसे पहले वो अपने परिवार से, अपने माता पिता से भाषा के शब्दों को उच्चारित करने की कोशिश करता है। और ये प्रक्रिया आगे जाकर जैसे जैसे वो बच्चा जो है बड़ा होता है, समाज में वो जाता है, तो समाज से भी उसको बहुत सारे शब्दों को ग्रहण करने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि शब्दों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है किसी भी व्यक्ति की, सबसे पहले अपने माता पिता द्वारा होकर समाज तक चलती है। अर्थात माता पिता द्वारा कहे गए विशिष्ट वस्तु के लिए बालक द्वारा किया गया नामकरण वह अर्थबोध ही होता है। उदाहरणार्थ, कोई भी छोटा बच्चा जैसे ही बोलने के लिए लगता है या बोलने के लिए सीखता है, तो समझ लीजिएगा कि वो धीरे धीरे अपने माता पिता जिन जिन चीजों के लिए जो जो शब्द उच्चारित कर रहे हैं उसका अनुकरण करने लगता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि घर में छोटा बच्चा होता है तो उसको कहा जाता है कि माँ कैसे हंसती है, पापा कैसे बोलते हैं, कैसे गुस्सा करते हैं, तो वो बच्चा करके दिखाता है। तो इसके आधार पर ये शब्द ग्रहण की प्रक्रिया वहां पे चल रही होती है। तो बालक द्वारा किया गया ये जो अनुकरण है, एक प्रकार से शब्द ग्रहण की प्रक्रिया वहां पे चल रही होती है। माता पिता जो कहेंगे उसी का अनुकरण बच्चे के द्वारा होता है। मतलब उसके माता पिता जो भी कुछ कहते हैं उसका ही अनुकरण वह बच्चा करता है और अर्थ ग्रहण किया जाता है।
ऐसे बहुत सारे प्रसंग जिसके माध्यम से मनुष्य कई शब्दों को आत्मसात करता है। उदाहरणार्थ ऐसे बहुत सारे प्रसंग जो है हमारे सामने आ जाते हैं कि पहले तो उन शब्दों का अर्थ हमें मालूम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उस शब्दों के व्यवहार को हम देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे शब्द जो है हम ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिएगा कि आप किसी भी कार्यालय में आज तक नहीं गए हैं और अचानक किसी काम की वजह से आप कार्यालय में चले जाते हैं और वहां पे पेपर वेट कोई अफसर जो है या कोई अधिकारी जो है कोई सिपाही को वहां पे बोलता है कि पेपर वेट लेके आओ, आप वहां पे सामने बैठे हैं और ये पेपर वेट शब्द जो है आपके लिए बिल्कुल नया है। आप पहली बार दफ्तर में आ गए हैं, कार्यालय में आ गए हैं, आपको ये पेपर वेट शब्द मालूम नहीं है। अब ये आप जो है उस अधिकारी को पूछते भी नहीं है कि ये पेपर वेट क्या है। जब पुकारा गया पेपर वेट लेके आओ और किसी चपरासी को जब या किसी सिपाही को पुकारा जाता है कि पेपर वेट लेके आओ, तब जाकर वह सिपाही जो है कोई एक ऐसा वजनदार कोई ऐसी वजनदार वस्तु जो है लाता है और टेबल पर कागज के ऊपर वो रख देता है और वो जो क्रिया आप देख रहे होते हैं तो उसके आधार पर आप वहां पे पेपर वेट इस शब्द को जान लेते हैं। मतलब आपने न किसी को पूछा और न ही किसी शब्दकोश में जाकर उसका अर्थ देखा, केवल और केवल व्यवहार के आधार पर उस वस्तु को आपने समझ लिया, उसका अर्थ समझ लिया। मतलब पहले तो आपको पेपर वेट मालूम नहीं था, जैसे ही वो चपरासी कोई वस्तु लेकर आता है और टेबल पर रखे हुए कागजों पर रखता है, अब वो काम वहां पे पूरा हो जाता है, तब आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पेपर वेट मतलब कागज पर रखने वाली कोई वजनदार वस्तु होती है, जो कागज जो है हवा के कारण जो है फटफटाते उड़ते हैं, तो उसके ऊपर दबाव के रूप में या वजन के रूप में रखने के लिए ये कागज ये पेपर वेट वहां पे रखा जाता है। ये व्यवहार के आधार पर आपने उस शब्द को ग्रहण किया। अब ऐसा समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार आपने पेपर वेट को समझ लिया है, उसी प्रकार आज तक आपने बहुत सारे ऐसे शब्दों को ग्रहण किया है। अर्थात उदाहरणार्थ आप मान लीजिएगा कि क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, चौका शब्द वहां पे बोला जाता है। चौका शब्द आपको मालूम नहीं है, हिंदी का शब्द है, और आप वह टीवी पर मैच देख रहे हैं कि बार बार चौका शब्द का उच्चारण किया जा रहा है। आपने किसी को पूछा भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बार बार वो चौका शब्द उच्चारित होने के बाद, चौका शब्द कब उच्चारित हो रहा है, जब गेंद जो है बाउंड्री के बाहर जा रही है, वो जो रस्सी रखी गई है, बाउंड्री जो आकी गई है उसके बाहर जा रही है, तभी जाकर चौका शब्द वहां पे आता है। तब धीरे धीरे ये पुनरावृत्ति के आधार पर वहां पे हम जान लेते हैं कि चौका शब्द मतलब बाउंड्री के बाहर जब बॉल चला जाता है तब उसको चौका कहा जाता है। तो ये 4 रन जब बनते हैं तो उसको चौका कहा जाता है। तो ये व्यवहार के आधार पर ऐसे हमने बहुत सारे शब्दों को ग्रहण किया है। तो ये व्यवहार नामक जो साधन है भाषा में शब्द और अर्थ के संबंध को स्थापित करने के लिए, अर्थ को ग्रहण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जिसके आधार पर बहुत सारे शब्दों को हमने आज तक ग्रहण किया है। तो ये पहला साधन हमने देखा है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के साधन देखेंगे और उसके आधार पर समझेंगे कि किसी भी शब्द में उस अर्थ का जुड़ जाना किस वजह से होता है या क्या कारण होते हैं। तो इन साधनों के आधार पर हम उसको विश्लेषित करेंगे। अगले लेक्चर में यहाँ से आगे की बातें देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।